हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेडिकेशन एडहेरेंस। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वैसे बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, मेडिकल एडहेरेंस में हमें बात करनी है डेफिनेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एज यूजुअल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो एज यूजुअल हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आज रहने वाले हैं। तो मेडिकल एडहेरेंस की आपको डेफिनेशन बतानी है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस के बारे में बताना है, स्ट्रैटेजीज बतानी है नॉन एडहेरेंस को ओवरकम करने के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज मेडिकेशन एडहेरेंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एडहेरेंस का मतलब क्या होता है। तो अगर आप इसको हिंदी में सर्च करेंगे, एडहेरेंस का मतलब होता है अनुपालन। यानी कि हम किसी, जैसे हम रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुपालन करते हैं, ठीक है, पालन करते हैं या फिर। तो ऐसे ही मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब होता है कि जो सपोज कीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं एज ए पेशेंट, आपको डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की है, फार्मासिस्ट ने आपको बता दिया कि ये भाई आपको मॉर्निंग में लेनी है, ये आपको इवनिंग में लेनी है, ये आपको आफ्टरनून में लेनी है, ठीक है। तो जो पेशेंट्स होते हैं और जो जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, उनका कितना अच्छे तरीके से अनुपालन करते हैं, दैट इज मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इसमें अगर सिंपल सी बात बोली जाए कि जो जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, पेशेंट उनको कितने सही तरीके से ले रहा है। जैसे अगर कोई मेडिसिन मॉर्निंग में बोली गई तो वो मॉर्निंग में ही ले। ऐसा नहीं है कि कुछ पेशेंट होते हैं कि भूल जाते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ दिन तक लेते हैं, जैसे ही आराम लगा दवाई को एक टाइम से 2 टाइम कर दिया, नहीं लेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें आ जाती है नॉन एडहेरेंस में। हम आगे फैक्टर की भी बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं नॉन एडहेरेंस के लिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब मूवमेंट में नहीं ले पाते, यानी कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो ले नहीं पाते हैं। वो फैक्टर्स की भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल एडहेरेंस का जो मतलब है वो ये है कि आप एज ए पेशेंट्स, अगर आप पेशेंट्स हैं तो जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, वो आप कितने सही तरीके से आप अनुपालन करते हो, आप कितने सही तरीके से आप उसको लेते हो, दैट इज मेडिकेशन एडहेरेंस। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ बात यह है कि जो पेशेंट होता है वो अपनी, जो डॉक्टर है उसके डॉक्टर ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है तो वो टाइम पे लेता है या नहीं लेता है, अनुपालन उस टाइप से करता है जो डॉक्टर ने बोला है या नहीं करता है। ठीक है, तो मेडिकेशन एडहेरेंस और टेकिंग मेडिकेशन करेक्टली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन एडहेरेंस एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट मेडिसिन को प्रॉपर करेक्टली टाइप से ले रहा है या फिर नहीं। या फिर आप इसको जनरली डिफाइन कर सकते हो, एक्सटेंट टू विच पेशेंट टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दियर डॉक्टर। यानी कि कितने टाइम तक जो पेशेंट है, ठीक है, वो मेडिकेशन को प्रॉपर तरीके से ले रहा है जो उसके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन इसमें हो सकती है। The involve factors such as getting prescription filled, remembering to take medication on time and understanding the direction। यानी कि मेडिकेशन एडहेरेंस में ही ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना, उसके बाद आपके मेडिकेशन को टाइम पे लेना, मतलब आपको रिमेम्बर करना है, डेफिनेटली सी बात है। ठीक है, रिमेम्बरिंग आपको रखना है कि आपको टाइम पे मेडिसिन लेनी है, दैट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ मेडिकेशन एडहेरेंस। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है, ये भी मेडिकेशन एडहेरेंस में आता है। और डायरेक्शन,
ठीक है, किस डायरेक्शन में आपको लेना है, ये भी मेडिकेशन एडहेरेंस में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो मेडिकेशन एडहेरेंस को रोकते हैं। ठीक है, प्रॉपर एडहेरेंस पेशेंट नहीं कर पाते या फिर प्रॉपर अनुपालन नहीं कर पाते हैं जो उनके डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी है। ठीक है, या फिर मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं ली जाती है जो डॉक्टर ने बोला है, दैट इज नॉन एडहेरेंस। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स इंक्लूड है, वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। देखिए होता क्या है कि अगर कोई ऐसा आपको बीमारी है जो क्रॉनिक है, काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो उसकी डेफिनेटली सी बात है कि उसकी मेडिसिन भी चल रही है। कुछ ऐसी ऐसी डिजीज होती हैं जो क्या होती है कि आप अगर मेडिसिन खाते हो तो कंट्रोल हो जाएंगे लेकिन ठीक नहीं होंगी। तो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी का मतलब है यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है या फिर शॉर्ट टाइम तक चलने वाली है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है तो पेशेंट क्या होता है, बार बार मेडिसिन लेके परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, जो किसका रीजन हो सकता है, नॉन एडहेरेंस का रीजन हो सकता है। सेकंड इसमें आता है डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, देखिए दो टाइप की डिजीज होती है, एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। ठीक है, एक टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट जैसे ही उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा वैसे ही वो क्या कर देगा, दवाई खाना बंद कर देगा। तो ये भी क्या है, नॉन एडहेरेंस के फैक्टर है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगस इन्फेक्शन की जब आप मेडिसिन खा लेते हो तो एक टाइम पे वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो अगर जैसे ही आप उसको बंद करोगे वो फिर से हो जाएगा। तो डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 महीने का कोर्स चलता है या फिर 6 महीने का कोर्स चलता है। तो अगर आप एक बार भी आप मेडिसिन को लेना भूल जाएंगे तो फिर से वो कोर्स चलेगा। तो डिजीज का कैरेक्टर क्या है, ये भी फैक्टर हमारा नॉन एडहेरेंस का रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आते हैं मेडिकेशन साइड इफेक्ट। अब देखिए पेशेंट मेडिसिन ले रहा है और लंबी दवाई चलनी है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पेशेंट थोड़ा सा हट जाएगा मेडिसिन को लेने से, थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि भाई साइड इफेक्ट्स बहुत है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है तो मैं नहीं लेता हूँ। तो ये भी क्या है, फैक्टर है नॉन एडहेरेंस का। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है। अब कैंसर का ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट अगर बाहर फॉरेन में करवाने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली होते, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन हर किसी के बस की बात तो है नहीं। ठीक है, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 90% लोग ऐसे हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, जो सेलिब्रिटी है वो डेफिनेटली बाहर जाके करवा लेते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि हर तरीके के लोग रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हाईली कॉस्ट जो ट्रीटमेंट होते हैं तो वो सभी अफोर्ड्स कर पाए। तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी नॉन एडहेरेंस का रीजन हो सकता है। दूसरी बात, कुछ ऐसी टैबलेट्स होती है जो हाई कॉस्टली आती है। अब जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, जैसे ही ठीक हो जाएंगे हम बंद कर देते हैं, अब हम नहीं लाएंगे, बहुत कॉस्टली है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, नॉन एडहेरेंस का रीजन है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ सर्विस फैसिलिटी, यानी कि आपके हॉस्पिटल्स में या फिर आपके क्लिनिक में हेल्थ सर्विस फैसिलिटी कैसी है। जैसे सपोज कीजिए आप, अगर आपके हॉस्पिटल में कोई एडमिटेड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे अब सपोज कीजिए आपकी अगर हेल्थ सर्विस फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो पेशेंट है वो एक टाइम पे मेडिसिन को रोक देगा कि भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो बीच में क्या हो, ट्रीटमेंट बीच में ही ब्रेक हो गया है। ठीक है, उस जो प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया था वो प्रिस्क्रिप्शन उसने लिया ही नहीं है, या फिर उसको आराम नहीं लगा है तो फिर से वो क्या गया, उसने अपने डॉक्टर्स को चेंज कर दिया। तो अगर हेल्थ सर्विस फैसिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली सी बात है एडहेरेंस होगा ही होगा पेशेंट के थ्रू, यानी कि पेशेंट के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का अनुपालन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन द फिजिशियंस एंड पेशेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिशियंस और पेशेंट्स के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए बीमारी से रिलेटेड। ठीक है,
सारी बात जो है पेशेंट्स को फिजिशियंस को पता होनी चाहिए, और जो फिजिशियंस और पेशेंट्स के बीच में जितना अच्छा रिलेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, उतना अच्छा एडहेरेंस होगा, अनुपालन होगा, मेडिकेशन एडहेरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स को अच्छे से समझ आएगा, फिजिशियंस उसको अच्छे से बताएगा, तो एडहेरेंस ये नॉन एडहेरेंस के कोई चांसेस बनते ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस, यानी कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप नॉन एडहेरेंस को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस की, ये काफी टाइम से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है। एटलीस्ट 65% जो केसेस होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि भाई पेशेंट ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं ली है, जिसकी वजह से डिजीज फिर से हो गई या उसको फिर से कोर्स करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि हम मतलब प्रॉपर 100% श्योर होके इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम सोचने लग जाए कि भाई हर सिचुएशन में हर पेशेंट्स के साथ हम इसको ये जो एडहेरेंस वाला इशू है इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला अभी नहीं बना है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है एजुकेशनल एंड बिहेवियर इंटरवेंशन। ठीक है, एजुकेशनल का मतलब यानी कि अगर हमारे सब, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के पेशेंट्स हो सकते हैं, नॉन एडहेरेंस मेडिकल हेल्थ केयर जो वाले जो होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, और जो पेशेंट है जो घर में मेडिसिन ले रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर फार्मासिस्ट प्रॉपर एजुकेशनल हो, उनकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हो, नॉलेजेबल हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर नॉन एडहेरेंस वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब देखिए मरीज जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है, उनको मतलब उनको केवल क्या है उपचार यानी कि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनको टाइम भी स्पेंड करना है, और उसके बाद उनको क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी उनके अंदर होना चाहिए। उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो पहले से होना चाहिए, किनको, फार्मासिस्ट को। इसीलिए यहाँ पे एजुकेशनल वर्ड यूज किया गया है, बिहेवियर वर्ड यूज किया गया है, यानी कि उनका जो पर्टिकुलर काम होना चाहिए वो क्या है कि जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि पेशेंट्स की अगर देखभाल कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हें उपचार वाली जो हमारा ट्रीटमेंट वाली जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसके साथ साथ उनको क्या करना है, उनके लिए डिसीजन मेकिंग का भी एक्शन लेना है, उसके बाद उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है कि भाई किस टाइप का ट्रीटमेंट हम किस टाइप का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस हैं जो होनी चाहिए, ठीक है, सबसे जो फार्मासिस्ट और पेशेंट्स के बीच होना चाहिए कि भाई हम क्यों ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसको बेनिफिट्स और लॉस नहीं बताओगे तब तक वो प्रॉपर तरीके से उसके लिए लॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है कि आपको क्या करना है, द बेनिफिट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ अवेलेबल थेरेपीज और मेडिकल डिवाइस, यानी कि आपको पहले से ही उसके बेनिफिट्स जो थेरेपीज आप अप्लाई करने वाले हो और एडवर्स इफेक्ट के बारे में बता दें। उसके बाद फिर ए रिव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव टू द ट्रीटमेंट और डिवाइस दैट इज फाइनली चूज। उसके बाद आप एक बार बता दीजिए कि आपने कौन से पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस को चूज किया है, कौन से पर्टिकुलर मतलब किस टाइप से आप उसको ठीक करने वाले हैं, वो जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो किस टाइप से चलेगा, कितने दिन के लिए चलेगा, और मतलब एक होता है ना कि भाई आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे, बस आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, मेडिसिन लेनी है। तो उसको क्या करना है, पेशेंट्स को आपको एक ऐसा फील कराना है कि कोई इतनी इमरजेंसी वाली बात नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे, बस आपको टाइमली दवाई लेनी है। तो कौन सा आपने लास्ट ऑप्शन चूज किया है, फाइनली कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है, और कौन सा ट्रीटमेंट आप करने वाले हैं, किस डिवाइस से आप करने वाले हैं, वो एक बार आप देख लें और उनको समझा दें। उसके बाद द रेटिशनल फॉर द सेलेक्टेड ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी आपने ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया है उसके सिम्टम्स, इम्प्रूव सिम्टम्स क्या होंगे। उसके बाद वेट गेन आपको क्या करना है, वेट गेन के लिए इंकरेज करना है, और भी आपको मतलब एक बहुत पॉजिटिव वे में आपको अपने पेशेंट्स के साथ कन्वर्जन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे
जो आगे चांसेस होने वाले हैं नॉन एडहेरेंस के वो थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से अपना टाइमली मेडिसिन लेना है। अगर आप टाइमली नहीं लोगे तो ये फिर से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। तो क्या होता है कि पेशेंट्स के दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ डिजीज के कुछ ऐसे कोर्स होते हैं कि अगर आप एक टाइम नहीं लोगे, मेडिसिन को अवॉइड कर दोगे, तो वो फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काम किसका होता है? फार्मासिस्ट का होता है कि भाई अगर आपने एक मेडिसिन भी छोड़ दी तो फिर से आपको अपना दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर द नीड फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, यानी कि क्या नीड है इतने टाइम तक, यानी कि सबसे पहले ये बताना है कि भैया कितने टाइम तक, ठीक है, ये ट्रीटमेंट चलने वाला है और इसकी क्या नीड है, हम क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि लंबे समय तक इलाज की जरूरत है इसमें। अगर ऐसी कोई डिजीज है तो आप अपने पेशेंट्स को उसके बारे में बता दें कि भैया इसमें दिल थाम के बैठना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है, आप ठीक जरूर होंगे लेकिन टाइम लगेगा। उसके बाद द एक्सपेक्टेड इफेक्ट यानी कि स्पीड ऑफ ऑनसेट, ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ ऑनसेट का मतलब क्या है कि भाई शुरुआती दिनों में क्या होगा, उसके बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो इससे क्या होता है कि हाँ पेशेंट्स को समझ आता है कि भैया जो मुझे डिजीज है तो वो किस टाइप की डिजीज है और मुझे कितना अवेयर रहना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो फैक्टर्स स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है वो नॉन एडहेरेंस को कम करने के लिए अपनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट इसमें आते हैं रिव्यूइंग प्रोसेस। अब ये क्या है, देखिए हम दोनों की बात कर रहे हैं, एडहेरेंस और नॉन एडहेरेंस की बात कर रहे हैं। अभी आपने जो पढ़ा वो नॉन एडहेरेंस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजीज की बात की। तो उसमें एक स्टेप आता है जिसमें हम बात करने वाले हैं रिव्यूइंग प्रोग्रेस की, यानी कि आप देखते हो, रिव्यू करते हो कि आपके पेशेंट्स को कितना प्रोग्रेस हुआ है। अब देखिए नॉन एडहेरेंस दो टाइप से हो सकता है, एक या तो पेशेंट्स की जो डिजीज थी उसको आप पे बिलीव नहीं हुआ है और उसने डॉक्टर चेंज कर लिया। सेकेंड हो सकता है कि आपने जो मेडिसिन उसको बताई थी, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, उसने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया तो उसकी वजह से नॉन एडहेरेंस कॉज हुआ। अब मेनली जो रिव्यूइंग प्रोग्रेस है ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे कि सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें है कि जब आप किसी पेशेंट्स को इनिशियल एडवाइस दे देते हो और प्रिस्क्रिप्शन दे देते हो तो आपको एक क्या करना है, फॉलो अप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आप अपने पेशेंट्स को रिव्यू करेंगे और पता चलेगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। सेकेंड इसमें है कि देखिए द टाइमिंग ऑफ दिस फॉलोअप इज इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जो फॉलोअप का जो आपने अपॉइंटमेंट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेशेंट्स के लिए, आपके लिए, इवन सबसे ज्यादा आपके लिए। आपको पता चलेगा कि आपकी मेडिसिन का क्या एक्शंस हुआ है। अब अगर आप किसी को 12 वीक का फॉलोअप अपॉइंटमेंट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो क्या हो सकता है, लेट हो सकता है, बहुत लेट हो सकता है, जिसमें कि एज पेशेंट स्टार्टिंग ए न्यू ट्रीटमेंट प्लान बेनिफिट्स फ्रॉम चेक इन विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक, यानी कि जैसे ही आपने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, एडवाइस दी, आपने बोला कि भाई 12 वीक के बाद आना, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही उसने वो न्यू ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट किया वैसे ही उसको फर्स्ट फ्यू वीक में क्या हो गया, बेनिफिट्स हो गया, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अपना जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल रखना है वो 12 वीक से, मतलब 12 वीक से थोड़ा सा कम रखना है, जिसमें ज्यादा टाइम भी ना हो, जिसमें ज्यादा जल्दी भी ना हो, ठीक है। तो जब हम डोज कैलकुलेशन करते हैं, डोज देते हैं, तो हम कुछ इस टाइप से देते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं दिस डायलॉग मेक पेशेंट फील सपोर्टेड एंड दैट देयर पर्सनल नीड्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पेशेंट्स को बोलते हैं और आप उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद जो भी आप प्रोग्रेस को आप जो भी उसको मेंशन करते हैं, बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बाद में मेडिसिन लेना भी बंद कर दे, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जैसे ही उनको ठीक लगा उन्होंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया, लेकिन हो सकता है कि वो डिजीज फिर से आ जाए। तो जो भी उनकी पर्टिकुलर पर्सनल नीड्स है वो कंसीडर की जाए और उसके बाद ही एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट इसमें इट मे बी मोर एफिशिएंट टू चेक इन विद पेशेंट थ्रू टेली कंसल्टेशन। अब देखिए ये ज्यादा बेनिफिट्स है पेशेंट्स के लिए कि आप जो उनको जो उनका कंसल्टेशन कर रहे हो, कंसल्टेशन का मतलब है कि जो भी आप कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं पेशेंट्स की, अगर कोई क्वेरी होती है या आप रिव्यू होता है या फिर आपको देखना है कि क्या प्रोग्रेस है, क्या है, क्या कितनी चीजें हमारी बेनिफिट्स हुई हैं, क्या डोज का एक्शन हुआ है,
वो अगर टैली यानी कि टेलीफोनिक हो तो ज्यादा इफिशियंट है पेशेंट के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जो टेली कंसल्टेशन होता है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है एज ए फिजिशियंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एज रेगुलर फेस टू फेस अपॉइंटमेंट कैन इंक्रीज कॉस्ट। लेकिन अगर आप टेली कंसल्टेशन नहीं करते हो और फेस टू फेस अपॉइंटमेंट उसको दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। जिसमें अगर फेस टू फेस अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जो पेशेंट्स के लिए कहीं ना कहीं क्या है, बर्डन है। अब देखिए दोनों ही चीजें हैं, टेली कंसल्टेशन फिजिशियंस के लिए पॉसिबल नहीं है बट पेशेंट्स के लिए एफिशिएंट है, और जो फेस टू फेस अपॉइंटमेंट है वो जो फिजिशियंस है उसके लिए अच्छा है, लेकिन पेशेंट्स के लिए कहीं ना कहीं वो बर्डन है। तो हमें दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। लास्ट में हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेडिकेशन एडेरेंस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेरेंस और नॉन एडेरेंस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फॉर नॉन एडेरेंस। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम द नॉन एडेरेंस। सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस अटेंड कीजिए। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.